नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मुकेश सर के साथ। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के राजस्थान अध्ययन की जो बुकें हैं एनसीईआरटी के द्वारा जारी की गई, उनमें जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। और जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 की जो क्लास है एनसीईआरटी की जो बुकों की मैंने डाल रखी है वो अभी तक नहीं पढ़ी है, तो वो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकता है। और दोस्तों, जो भी कंपटीशन राजस्थान से रिलेटेड हैं उन सभी कंपटीशनों में ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा हमारा राजस्थान या राजस्थान का अध्ययन। जो पीछे के कंपटीशनों में हम लोग देखते आ रहे हैं तो काफ़ी क्वेश्चन हैं वो बुकों से सीधे सीधे उठाए जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुकों से, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, बात करें अपन तो जो अभ्यर्थी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आया है वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही मैं नई क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आपके पास वो क्लास का नोटिफिकेशन आए, इसलिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, बात करें आज के इस क्लास के पहले पार्ट की, यानी कक्षा 12 के पहले पार्ट की। आज का पहला पार्ट है अपना राजस्थान में भौगोलिक प्रदेश, यानी राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है। तो राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। अगर भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो थार का मरुस्थल, उसके बाद में अरावली पर्वतमाला और पूर्व का मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा जाता है। और इसमें सबसे बड़े भाग की बात करें तो वो थार का मरुस्थल है। तो आज राजस्थान में भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हाड़ौती के अंतर्गत ये सभी ज़िले हाड़ौती के ही ज़िले हैं। कोटा भी है, बूंदी भी है, बारां भी है, झालावाड़ भी है। ये हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। इसमें सबसे पहला या बड़ा जिला है तो वो कोटा है। कौन सा जिला है? कोटा है। राजस्थान में स्थित सीमेंट कारखानों में सबसे पुराना कारखाना कौन सा है। तो सबसे पुराना कारखाना है वो लाखेरी बूंदी के अंतर्गत स्थित है। कौन सा है? लाखेरी बूंदी। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो जवाहर सागर बांध है वो कोटा जिले में चंबल नदी पे बना हुआ बांध है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन है वो काली मिट्टी में होता है। कौन सी मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वह मृदा जो नदियों द्वारा जमा की जाती है कहलाती है। तो जो मिट्टी नदियों के द्वारा आकर जमा होती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। कौन सी मिट्टी कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कौन सा मैदान है। बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कौन सा मैदान निर्मित है। तो बनास व उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित एरिया है, जो मैदान है, वो कौन सा है? बनास एवं बाणगंगा का बेसिन है, वो बनास नदियों के या उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। तो घग्गर को मृत नदी कहा जाता है। कौन सी नदी को मृत नदी कहा जाता है? घग्गर को कहा जाता है। सामान्य लोग उसके पेटे को नाली के नाम से भी जानते हैं, सोतर भी कहा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद में ध्यान देना, ये जो घग्गर नदी है वो बात करें सरस्वती और दृष्टवती नदियों के पेटे में बहने वाली नदी है। उसके बाद में बात करें दोस्तों आगे, तो अगला क्वेश्चन है अपना, सीवण और तुरडिगम किस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख घास है। ध्यान देना, सेवण घास की बात की है इसने। सेवण और तुरडिगम किस क्षेत्र में पाई जाने वाली घास है। तो सेवण घास है, ये बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है, जो लाठी सीरीज के अंतर्गत आने वाली घास है, पाई जाने वाली घास है। ठीक है। राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज की प्रधानता है। तो राजमहल कौन सा क्षेत्र है? टोंक वाला क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र की बात है? राजमहल टोंक वाले क्षेत्र में गार्नेट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? क्या पाया जाता है? गार्नेट। चलिए बात करते हैं अगले पार्ट की। तो अगला पार्ट है अपना, अगले पार्ट की बात करें तो अगला पार्ट है राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था।
राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो लगान वसूल की 3 विधियां हैं। तो लगान वसूल की 3 विधियां कौन सी है? लाटा है, कुंता है, ठीक है, अन्य पद्धति है, ये सभी इसमें शामिल होगी। कौन सी प्रणाली में शासक सामंतों और जागीरदारों किसानों को जितनी यानी घुघरी बीज देता था उतना ही अनाज लगान कर के रूप में देता था? तो ये बात करें तो ये घुघरी है, ये एक कर था। क्या था? घुघरी एक कर था, ठीक है, अनाज के रूप में दिया जाता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदाधिकारी सेना और किले पर होने वाले खर्च का विवरण रखता था? यानी कौन सा अधिकारी है वो सेना पर और किले पर होने वाले कर का भुगतान रखता था तथा सामंत की रेख का भी वो हिसाब रखता था। सामंत की रेख का भी क्या रखता था? हिसाब रखता था। तो वो नायब बख्शी था। कौन था? नायब बख्शी। जागीर भूमि कितने प्रकार की होती थी? तो आपका उत्तर रहेगा जागीर भूमि 4 प्रकार की होती थी। कितने प्रकार की होती थी? 4 प्रकार की जागीर भूमि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकमात्र रियासत जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था, एकमात्र रियासत जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था, तो जैसलमेर में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन है सेना विभाग का प्रमुख होता था, तो सेना विभाग का प्रमुख कौन होता था? दीवान या बख्शी कहलाता था। सेना विभाग का प्रमुख दीवान या बख्शी कहलाता था। वापीदार किसान होते थे, तो वापीदार किसान अपने खेत में के स्वामी होते थे, यानी अपने खेत के स्वामी होते थे। सर्वप्रथम सामंत व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था यानी फ्यूजिडम व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख किया है, तो कर्नल जेम्स टोड आएगा इसका उत्तर। कौन आएगा? कर्नल जेम्स टोड। जागीर शब्द किस प्रकार की भाषा का शब्द है? तो जागीर शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान देना, जागीर शब्द अपने आप में कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी लैंग्वेज का शब्द है। उसके बाद में कौन सी भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी? कौन सी भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी? तो खालसा भूमि पर सीधा अधिकार प्रशासन का होता था, राज्य का होता था, ठीक है, तो ये राजा के अधीन होती थी। अगला की पाठ है, अगले पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की भूमिका यानी राजस्थान का योगदान। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला है वो बाड़मेर है। कौन सा जिला है? बाड़मेर है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो कोटा है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता जालोर की है। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा डूंगरपुर की है। किसकी है? डूंगरपुर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर है। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? जैसलमेर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट पार्ट है अपना आधुनिक राजस्थान में सामाजिक विकास। आधुनिक राजस्थान में सामाजिक विकास। नरेगा प्रारंभ कब हुआ? तो नरेगा प्रारंभ हुआ था 2006 में। कब हुआ? प्रारंभ हुआ था 2006 में। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1994 से। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1994 से। ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ग्राम समृद्धि योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1999 में। चलिए बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित कब किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया था 24 दिसंबर 1986 को। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया? तो नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम 1976 में पारित किया गया। उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन की स्थापना कब की गई? तो 1969 में की गई। जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है? तो जिला न्यायालय है वो 20 लाख रुपए तक की राशि का मामला सुन सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रीय आयोग में 5 होती है अध्यक्ष सहित। 1 लाख रुपए तक की शिकायत करने के लिए कितना शुल्क निर्धारित है? तो 100 रुपये। संयुक्त राष्ट्र
महासभा उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश मंजूरी दी है? तो एक नंबर है 9 अप्रैल 1985 को। उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भारत में उपभोक्ता प्रारंभ करने का श्रेय है वो सी राजगोपालाचार्य को दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन की बात करें तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर या मेयर होता है। शहरी शासन के रूप होते हैं, तो शहरी शासन में कितने रूप होते हैं? नगर परिषद होता है, नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, तो उपरोक्त सभी। स्थानीय स्वायत्त शासन को कब प्रांतों की विषय सूची में रखा गया? तो 1935 के अधिनियम में रखा गया था स्थानीय स्वशासन को प्रांतों की विषय सूची में। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन है, कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो कौन सा अधिनियम है? तो 74वां संविधान संशोधन है, यानी नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन के तहत। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई है? तो नसीराबाद में। कहाँ पर है? नसीराबाद में। नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो नगर पालिका का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक नहीं है? तो जिला परिषद नहीं है। नगरी की नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता मिली? तो ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन। 73वें पंचायती राज है, 74वें नगर पालिका है। जिला परिषद को के कार्य में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो पंचायती राज की बैठकों, ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण करना जिला परिषद का काम है। पंचायत समितियों, पंचायतों की नीतियों का अंतरण करना जिला परिषद का काम है। और ग्रामीण क्षेत्र में जनता की शिकायतें दूर करना ये भी जिला परिषद का काम है। तो माध्यमिक जिला शिक्षा गुणवत्ता सूची ये नहीं है। उसके बाद जिला परिषद का मुखिया कहलाता है, तो जिला परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? जिला प्रमुख कहलाता है। क्या कहलाता है? जिला प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगला पार्ट है राजस्थान की पर्यावरणीय चुनौतियाँ। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है तो वनोन्मूलन, वर्षा की कमी, अनियंत्रित पशुचारण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग हो जाता है? तो जल में अधिक फ्लोराइड की मात्रा से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस। डार्क जोन किसे कहते हैं? तो डार्क जोन भूजल की संकट स्थिति को डार्क जोन कहा जाता है। भूजल की जो संकट स्थिति वाला क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? डार्क जोन में शामिल किया जाता है। उसके बाद में सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश से है? तो सेम की समस्या का जो संबंध है वो सिंचित क्षेत्र से है। सिंचित क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से। तो यानी ये भी थोड़ा ध्यान देना, ये कृषि क्षेत्र में भी सेम की समस्या होती है और सिंचित क्षेत्र की। ठीक है। उसके बाद राज्य में कितने ब्लॉक डार्क जोन की श्रेणी में आते हैं? तो राज्य में अभी इस बुक के अनुसार अगर बात करें तो 180 जोन है वो डार्क जोन की श्रेणी में आते हैं। ध्वनि का मापन किस में किया जाता है? तो ध्वनि का मापन है वो डेसिबल में किया जाता है। किस में किया जाता है? डेसिबल में। वायु में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कितना होता है? तो वायु में 78% नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 78%। उसके बाद में बात करें दोस्तों आगे, सूखा निवारण के उपायों में शामिल नहीं है। सूखा निवारण के उपायों में यानी जहाँ पर क्या करना है शामिल नहीं है। तो संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग, पानी, बिजली, अनाज की बचत, वृक्षारोपण करना, तो ये सूखे में आएंगे, शामिल नहीं है। तो अत्यधिक पशुचारण ये सूखा निवारण नहीं कर सकते। इसमें तो सूखा अधिक बढ़ सकता है क्योंकि पशु है वो घास को खा जाएंगे, हरियाली को खत्म कर देंगे। ठीक है। जल किस यौगिक का मिश्रण होता है? जल किस यौगिक का मिश्रण होता है? तो जल में हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। जल प्रदूषण की समस्या राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक है? तो जल प्रदूषण की समस्या राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सूचना का अधिकार एवं मानवाधिकार एवं बाल अधिकार संरक्षण। राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई। तो राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में घोषित की गई। राजस्थान में कब से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारंभ की गई? यानी समेकित बाल विकास योजना तो 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों के स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराने और विकास का अवसर देने हेतु राज्य को निर्देशित किया गया है? तो राज्य को किस में किया गया है? अनुच्छेद 39 में निर्देशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात कितना है? तो 1:40 है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायती राज को 73वें के द्वारा। किसके द्वारा? 73वें के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन उतरेगा। उसके बाद में बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम कानून किस के अनुसार नागरिकों को सूचना अधिकार है? यानी सूचना का अधिकार कानून किस के अनुसार सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है? तो ध्यान रखना धारा 3 के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब मानव अधिकारों को सार्वभौमिकता की घोषणा की थी? तो 10 दिसंबर 1948 को। संसद ने किस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया था? यानी संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो संसद ने किया था 1993 में। मानवाधिकार अधिनियम 1993 की किस धारा में के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था धारा 21A के अनुसार। धारा 21A के अनुसार या ए के अनुसार। चलिए बात करें कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने PNDT एक्ट कब पारित किया? PNDT एक्ट है वो पारित किया गया था 1994 में। कब पारित किया गया? 1994 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला पार्ट है सांस्कृतिक राजस्थान। तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। तो तारकसी के लिए कौन प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा रासमंद प्रसिद्ध है। ध्यान रखना धातु के बारीक तारों की कलाकृति होती है। झांझरिया या झांझरिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। हाथों में पहने जाने वाला आभूषण मोकड़ी किसका बना होता है? यानी मोकड़ी किस से बना होता है? तो मोकड़ी ये लाख से निर्मित चूड़ी होती है। क्या होती है? लाख से निर्मित चूड़ी होती है। छिंपों का अकोला में, ठीक है, अकोला। उसके बाद में बात करें तन सुख दूतई गांबा गद्दर मरजई, यानी तन सुख दूतई गांबा गद्दर मरजई, ये क्या है? अंगरखी के प्रकार है। किसके प्रकार है ये? अंगरखी के प्रकार है। अमरसाई, उदयसाई, खंजरसाई, शिवसाई, विजयसाई, शाहजहानी, ये क्या है? ये पकड़ी के प्रकार है। अभी कहाँ के प्रकार है? किसके प्रकार है? पकड़ी के। अमोआ का प्रयोग खालिस्तान करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। तो कौन करते थे? शिकारी करते थे। अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की है। कहाँ की है? बाड़मेर की। लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी आदि किसके है? तो ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। ये क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो गोटा के लिए खंडेला प्रसिद्ध है। ध्यान रखना गोटा के लिए खंडेला प्रसिद्ध है। सरपेच, बाड़ाबंदी, दुग्गा दुग्गी, पछेवड़ी, लटकन आदि का प्रयोग होता है किसके लिए किया जाता है? तो आपका उत्तर है पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए, पगड़ी को सुंदर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन है शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विधि डिजाइनों काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे कहा जाता है? तो जिसको क्या कहा जाता है? पेच वर्क कहा जाता है। थम्मड़ियों, थेदड़ो, आड़, मुठ्या, झालरा, ठुस्सी। तो ठुस्सी आ गई थी, इसका मतलब किसके आभूषण है? कंठ के आभूषण है। किसके आभूषण है? कंठ के आभूषण है। या और कंठ और गला भी ऑप्शन आ सकता है, ध्यान देना, गले के आभूषण है, ठीक है ना। वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है कहलाता है थेवा कला। क्या कहलाती है? थेवा कला। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान साहित्य की। राजस्थान साहित्य की बात करें, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। उसके बाद कन्हैया सहगल की प्रथम काव्यकृति का नाम क्या है? तो कन्हैया सहगल की प्रथम कृति है, उसका नाम है प्रयोग। ध्यान रखना है। हरीश बादाणी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? तो हरीश बादाणी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम वातायन था। क्या नाम था? वातायन। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था कहानी है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भवानी नाट्यशाला किस शहर में है? तो ध्यान देना झालावाड़ में। कहाँ पर है ये? झालावाड़ में। उसके बाद में बात करें दोस्तों राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का संज्ञानाद किस कवि ने किया? तो राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का संज्ञानाद है वो सूर्यमल मिश्र ने किया था। 56 के दुष्काल का चित्रण किस
करने वाले कवि कौन है? तो 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाले कवि उमरदान है। धरती दोहरारी किस कवि की रचना है? तो कन्हैयालाल सेठ वैया की है। राजस्थान में किस भाषा के अकादमी नहीं है? तो राजस्थान में गुजराती भाषा के अकादमी नहीं है, और सभी है, ब्रिज भी है, राजस्थानी भी है, हिंदी भी है। हरावल नामक पत्रिका के लेखक एवं संपादन किसने किया? तो हरावल नामक पत्रिका का है वो सत्यनारायण जोशी ने किया था। हरावल, ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थानी साहित्य अकादमी पत्रिका कौन सी है? तो राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका है वो मधुमती है। ध्यान देना, बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविता मानी जाती है, किसकी करती है? तो ये किसके हैं? कवि मेघराज मुकुल के। किसके? मेघराज मुकुल की। दवावेत किस भाषा के शब्दों से युक्त है? दवावेत, तो दवावेत याद रखना अरबी और फारसी लैंग्वेज का है ये तो शब्द, ठीक है। उसके बाद राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? तो राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार है वो शिवचंद्र भरतिया को कहा जाता है। अचलदास खिंचीरी वचनिका, अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन की है। किसके? शिवदास गार्डन की। चलिए बात करते हैं विजय दान देथा। विजय दान देथा ने अपनी वातारी फुलवारी नामक काव्य ग्रंथ कितने खंड है? तो कितने खंड है इसमें? 13 खंड है। कितने खंड है? 13 खंड। मिंजर और लिल्टांस किसके प्रमुख काव्य ग्रंथ है? तो मिंजर और लिल्टांस कन्हैयालाल सेठिया के। किसके? कन्हैयालाल सेठिया के। तो ये था दोस्तों कक्षा 12 के महत्वपूर्ण पाठों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास। और जो बच्चा अभी अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।